हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ईसीटी के बारे में, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। आपको पता ही है ईसीटी जो है ना वो थर्ड लाइन ट्रीटमेंट है जो कि हम साइकेट्रिक पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं, उनकी जो वर्स्ट कंडीशन है उनको ठीक करने के लिए। तो हम चलिए देखते हैं ईसीटी मेनली होता क्या। तो ईसीटी का मतलब है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईसीटी बोलते हैं। एक टाइप का सोमेटिक ट्रीटमेंट है, ठीक है। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था बिनी एंड कैरलेटी ने अप्रैल 1938 में। तो आपको बस इसमें ये याद रखना है कि ईसीटी थर्ड लाइन ट्रीटमेंट होता है, ये सोमेटिक ट्रीटमेंट है और इसको इंट्रोड्यूस किया था बिनी और कैरलेटी ने अप्रैल 1938 में। सो ईसीटी में मेनली होता क्या है, तो ईसीटी एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें आर्टिफिशियल सीजर इंड्यूस कराते हैं हम पेशेंट के ब्रेन के अंदर। पेशेंट जो होगा उसको एनेस्थीसिया लगाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, जिससे क्या होगा कि एक आर्टिफिशियल सीजर जो है ना वो इंड्यूस कराएंगे इलेक्ट्रोड अप्लाइड करके पेशेंट के हेड पे। वही बोल रहा है कि अ सीजर इज आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड इन एन एनेस्थीसियाइज्ड पेशेंट बाई पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रोड अप्लाई, ठीक है। तो अब आप पूछोगे कि किस टाइप का सीज़र जो है ना वो पेशेंट के अंदर आता है। तो जो जनरलाइज सीज़र हम इंड्यूस करा रहे हैं उसमें आता है ग्रैंडमल सीज़र और आर्टिफिशियल सीज़र। अगर हम इसके भी अंदर बात करें तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें आपको देखने को मिलेगा टोनिक और क्लोनिक सीज़र। तो अब पैरामीटर क्या है ईसीटी के, कितना करंट यूज़ करेंगे, 0.8 से 0.9 एम्पियर करंट हम यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करें ड्यूरेशन की तो मेनली 1 सेकेंड के अंदर ही 0.3 से 0.9 सेकेंड के अंदर हम का ड्यूरेशन लेते हैं, लेकिन अगर इसको एक्सटेंड करना है तो ये अप टू 8 सेकेंड तक एक्सटेंड हो सकता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी हम बात करते हैं टाइप ऑफ सीजर प्रोड्यूस। तो कौन से टाइप का सीजर प्रोड्यूस होता है पेशेंट के अंदर, तो ईसीटी जो है ना वो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर प्रोड्यूस कराता है, जिसमें जो टोनिक फेज है ना वो 15 सेकेंड तक चलता है और जो क्लोनिक फेज है वो 30 सेकेंड तक चलता है। जो सीजर ईसीटी से जो आ रहा है वो 30 सेकेंड से 90 सेकेंड के बीच में लास्ट करता है, मतलब इतने से इतने देर तक का एपिसोड्स आ सकता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ईसीटी कहाँ कहाँ पे काम करता है, तो ईसीटी मेनली 4 चीज़ों पे काम करता है। फर्स्ट हार्मोन्स पे, सेकंड न्यूरोपेप्टाइड्स पे, थर्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स पे और फोर्थ हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स पे। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ ईसीटी, कितने टाइप की ईसीटी होती है। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ ईसीटी, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ईसीटी एंड सेकंड वन मॉडिफाइड ईसीटी। डायरेक्ट मीन्स इसमें हम किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे, इट मीन्स एब्सेंस ऑफ एनेस्थीसिया। इसमें हम एनेस्थीसिया भी यूज़ नहीं करेंगे, ना मसल रिलैक्सेंट, इसमें कुछ भी नहीं होगा, कुछ यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट ईसीटी देंगे पेशेंट को। लेकिन जो मॉडिफाइड ईसीटी है ना उसमें हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड बाय ड्रग इंड्यूस्ड मस्कुलर रिलैक्सेंट एंड जनरल एनेस्थीसिया, इसमें हम मसल रिलैक्सेंट देते हैं, इसीलिए हम इसको मॉडिफाइड ईसीटी बोल रहे हैं। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल नंबर ऑफ ईसीटी, हम कितने टाइम्स दे सकते हैं ईसीटी। तो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 2 से 3 टाइम हम पर वीक दे सकते हैं, जैसा भी इंडिकेटेड है उसके अकॉर्डिंग। एंड टोटल नंबर की बात करें कोर्स की तो 6 से 12 सेशन टोटल हम देते हैं किसी भी ईसीटी को। और जो पेशेंट सीजोफ्रेनिया का है ना उसको और ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है सेशन की, कि अगर ईसीटी कोर्स के ड्यूरिंग अगर जो पेशेंट है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, उसके सिम्टम्स जो है ना वो रिमिशन होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम उस ईसीटी को टर्मिनेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, कि हम इलेक्ट्रोड को कहाँ प्लेस करेंगे। तो 3 तरीके से ईसीटी दी जाती है। यूनिलैटरल मतलब इसमें हम क्या करेंगे, जो बोथ इलेक्ट्रोड है ना वो नॉन डोमिनेंट साइड हम प्लेस करेंगे हेड के। मिनिमम बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर जो हमारा क्या कहते हैं आउटर कैंथस होता है ना वहाँ से हम प्लेस करते हैं। और एकदम एक्यूरेट की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर होता है। और बाईलेटरल या बाई टेम्पोरल ईसीटी भी दे सकते हैं। बाईलेटरल मतलब साइड में, एंड बाई टेम्पोरल जो हमारा टेम्पोरल बोन होता है उसके तरफ। तो इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड ऑन द फ्रंटो टेम्पोरल साइड ऑन द ईच साइड, मतलब फ्रंटो टेम्पोरल पे हम प्लेस करेंगे। अभी मैं आपको इसके डायग्राम भी शो करूँगी। नेक्स्ट बात करते हैं बाई फ्रंटल ईसीटी। तो इलेक्ट्रोड जो है ना वो 5 सेंटीमीटर वर्टिकली अबव जो हमारा आउटर कैंथस है ना ईच आइज के वहाँ पे प्लेस होगा, ठीक है। बाई फ्रंटल मतलब फ्रंटल एरिया में, पर ये आउटर कैंथस से 5 सेंटीमीटर हो रहा है। ये क्या हो रहा था, यूनिलैटरल वाला 2.3 सेंटीमीटर। एक्यूरेट की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर, ये भी अराउंड 2.5 सेंटीमीटर प्लेस होता है। तो ये है हमारा, देखो बाईलैटरल मैंने बोला था ना आउटर कैंथस से, ये 2 से 3 इट मीन्स 2.5 सेंटीमीटर पे। राइट यूनिलैटरल की बात करें तो जो दोनों हैं हमारे नॉन डोमिनेंट साइड पे प्लेस हो रखे हैं ना, तो 4 to 5 सेंटीमीटर पड़ा था, वो क्या है, ये बाई फ्रंटल है, ओके।
सो हम बात करते हैं इंडिकेशन की, क्या क्या इंडिकेशन है ईसीटी देने की। तो फर्स्ट तो यही होता है हमारा मेजर डिप्रेशन की। कोई भी डिप्रेशन का पेशेंट है जिसको सुसाइडल रिस्क ज़्यादा है, वो फूड एंड फ्लूइड इनटेक नहीं कर रहा है, ऐसे पेशेंट को हम दे सकते हैं। हमारे इंडिकेशन ऑफ ईसीटी की बात करें तो मेजर डिप्रेशन वाले पेशेंट को दे सकते हैं, सीवियर कैटाटोनिया वाले को, सीवियर साइकोसिस को, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर को, और अदर इंडिकेशन की बात करें तो और भी उसमें आ जाएंगे। तो पहला हमने देख लिया था मेजर डिप्रेशन वाले पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद सीवियर कैटाटोनिया, इसमें भी वही चीज़ है कि वो स्टूपर है। बिल्कुल आपको पता होगा ना कि कैटाटोनिया दो तरीके का होता है, वो मतलब कैटाटोनिया एक्साइटमेंट और कैटाटोनिया स्टूपर। तो इस वाले में ये शो कर रहा है कि कैटाटोनिया स्टूपर को, और जो फूड एंड फ्लूइड इनटेक नहीं कर रहा है, कोई ड्रग के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उसको हम ईसीटी देते हैं। सीवियर साइकोसिस की बात करें तो जिसके पास बहुत ही ज़्यादा रिस्क है कि वो सुसाइड कर लेगा, होमिसाइड या डेंजर फिजिकल असॉल्ट कर रहा है, खुद को भी डैमेज कर रहा है, दूसरों को भी डैमेज कर रहा है, तो वैसे लोगों को भी हम ईसीटी देते हैं। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर की बात करें तो ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर हो गया और ऑर्गेनिक साइकोसिस हो गए। अदर इंडिकेशन की बात करें तो एंटी डिप्रेशन थेरेपी जिस पेशेंट को चल रही होगी, लेकिन उसमें क्या है, जो टीसी होता है ना ट्राईसाइक्लिक वाला, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ट्राईसाइक्लिक है ना, वो क्या करता है, पोटेंशियल डिसरेथमिया वगैरह कर देता है, तो इस या कंजस्टिव हार्ट फेलियर कर देता है, या जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है, ये जो एंटी डिप्रेसेंट मतलब ले रही है, उसमें क्या है कि फेटल रिस्क रहता है ना कंजेनाइटल डिफेक्ट होने का। तो नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन भी दो तरीके से है, एक है एब्सोल्यूट, मतलब इसमें तो बिल्कुल ही नहीं देंगे, जिसमें आता है 1N1 रेज्ड आईसीपी, जो हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर है ना, अगर वो रेज्ड है तो हम बिल्कुल नहीं देंगे ईसीटी। रिलेटिव की बात करें तो इसमें सेरिब्रल एन्यूरिज्म आ जाएगा, सेरिब्रल हेमरेज आ जाएगा, ब्रेन ट्यूमर आ जाएगा, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, निमोनिया और आयोटिक एनेरिज्म और डिटैचमेंट, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अभी हमने कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ लिया था। अब कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो जो एल्डरली पीपल्स होते हैं ना, उसमें चांसेस होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की, ठीक है। तो जो हमारा ऑस्टियोपोरोसिस है उसके होने चांसेस होते हैं जो हमारे एल्डरली पीपल है। बाकी डिस्रिथमिया होने के चांसेस होते हैं, कोई हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ या मतलब रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने के चांसेस हैं। देखो डिस्रिथमिया किस में होगा, जिसमें पेशेंट को कोई हिस्ट्री होगी ना हार्ट डिजीज़ की, उनमें होने के चांसेस होते हैं। बाकी हम साइड इफेक्ट की बात करें तो इसमें मेमोरी इंपेयरमेंट होता है, ड्रॉजीनेस, कन्फ्यूजन, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, पुअर कंसंट्रेशन और एंजाइटी फील करेगा पेशेंट, हेडेक, वीकनेस, फटीग, बैकएक होगा, और मसल एक देखने को मिलेगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ, पाल्पिटेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, अनस्टेडी गेट, मतलब वो सही से टिक के खड़ा नहीं हो पाएगा, टंग बाइट एंड इनकंटिन्यूस देखने को मिलेगा। मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। अब ईसीटी टीम की बात करें तो कौन कौन होते हैं ईसीटी टीम में, साइकेट्रिस्ट होंगे एक हमारे, एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होंगे और एक ट्रेन नर्स होगी। सबसे जो मेन है ना, आपको इस पर ध्यान देना है, जो हमारा रोल ऑफ नर्स है, जो ईसीटी है ना, उसमें 3 फेजेस में रोल ऑफ नर्स हम पढ़ते हैं, प्री ट्रीटमेंट, इंटर ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट। तो प्री ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या करना है, पहले ना पेशेंट की हमें हिस्ट्री लेनी है, जो भी डिटेल हिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद हमें पेशेंट को असेस करना है और पेशेंट की फैमिली के नॉलेज को भी असेस करना है। जो भी हमारे ईसीटी के इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट है, वो हमें उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जब हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया तो हमने उनसे कंसेंट ले लिया, क्योंकि पेशेंट तो एबिलिटी में होता ही नहीं है, तो हम पेशेंट की फैमिली से लेते हैं कंसेंट। उसके बाद फियर और एंजाइटी को मिटिगेट करना, मतलब कम करना है, जो भी पेशेंट है ना उसके फियर और एंजाइटी को हम कम करेंगे, और वाइटल्स चेक करेंगे, जो भी असेस करेंगे वाइटल्स को। नेक्स्ट हम पेशेंट को बोलेंगे कि उसका फूड है ना रात से रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं वैसे तो, पर इसमें ये लिखा गया है कि 6 आवर बिफोर ट्रीटमेंट के हम फूड अवॉइड करते हैं। बाकी जो उसकी नाइट मेडिसिन होगी ना, जैसे कि बारबिटूरेट्स और डाइजेपाम वगैरह और एंटी कन्वल्सन जो है ना, वो चल रहे होते हैं रात से, तो ये क्या करते हैं, सीजर का थ्रेशोल्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं ना, तो ये सारे मेडिसिन को रात से ही विड्रॉल कर देना है। और कोई भी ओरल मेडिसिन जो मॉर्निंग में लेने वाला है ना, उसको भी विड्रॉल कर देंगे, क्योंकि एनपीओ रखना पड़ता है ना पेशेंट को 6 आवर पहले से। नेक्स्ट बात करें तो हेयर शैम्पू करवानी है, पेशेंट का जो हेयर है ना वो बिल्कुल गंदा नहीं होना चाहिए, अच्छे से क्लीन होना चाहिए। जितने भी उसने ज्वेलरी पहन रखी है या प्रोस्थेसिस वगैरह लग रखा है उसको, डेंचर्स है, कॉन्टैक्ट लेंसेज है, मेटालिक ऑब्जेक्ट है, टाइट क्लॉथिंग है, हेयर क्लिप्स है, कॉन्टैक्ट लेंस है, हियरिंग एड्स है, जितनी भी बाहर की चीज़ अगर उन्होंने पहनी है या लगाई है तो उसको हमें रिमूव करवाना है पेशेंट की बॉडी से। हेयर जो है ना उसको हमने अगर क्लीन करने के लिए बोला है तो हमें ध्यान रखना है कि उसके बाल जो है ना वो सूखे होने चाहिए और ड्राई होने चाहिए, ठीक है। और उसकी बॉवेल जो है ना या ब्लैडर, उनको भी हमें इम्पटी कराना है, क्योंकि हम ईसीटी जब देंगे ना तो इनकंटिनेंस होने के चांसेस होते हैं। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था ना, साइड इफेक्ट आता है ईसीटी का। बाकी जब 0.6 mg एट्रोपिन हम पेशेंट को ईसीटी देने से 30 मिनट पहले एडमिनिस्टर करते हैं, जो कि IM या SC रूट में हम दे सकते हैं। ध्यान रखना आप, एट्रोपिन IM या SC दे सकते हैं 0.6 mg
30 मिनट बिफोर ECT। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा ये क्या था, हमारा प्री ट्रीटमेंट ऑफ ECT था। अब हम पढ़ेंगे इंट्रा प्रोसीजर केयर। देयर 4 मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं हमारे ECT में। एक तो मैंने आपको बता दिया प्री वाले में एट्रोपिन। अब मैं बताऊंगी आपको इंट्रा प्रोसीजर में हम क्या करेंगे। पेशेंट को पहले कंफर्टेबल लिटाना है। ठीक है, ECT की जो टेबल होगी उसमें सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को मतलब एंजाइटी और फियर से रिलीव कराना है मेनली अगर हम बात करें तो। और पेशेंट को उस टाइम पे एनेस्थेटिक एजेंट जो है ना वो एडमिनिस्टर करते हैं, जिसको हम थायोपेंटॉल सोडियम 3 से 5 mg पर kg बॉडी वेट हम दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड मेडिसिन। एंड मसल रिलैक्सेंट देते हैं 0.5 से 1 mg पर kg बॉडी वेट। जो ड्रग का नाम है वो है सस्सिनाइल कोलिन। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, जो इंट्रा प्रोसीजर है उस टाइम पे हम मसल रिलैक्सेंट एंड एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं। बाकी एनेस्थेटिक में थायोपेंटॉल सोडियम देते हैं और जो हमारा मसल रिलैक्सेंट है वो सस्सिनाइल कोलिन यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, जब तक कि हमारा मसल रिलैक्स होता है और वो थोड़ा थोड़ा पैरालाइज होने लगता है, हमें इंश्योर करना है वेंटिलेटरी सपोर्ट। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम O2 सप्लाई वो करते हैं, कनेक्ट करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, माउथ गैग उसके माउथ में प्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था ना साइड इफेक्ट में कि जो टंग बाइट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं ECT वाले पेशेंट को, क्योंकि उनको सीजर्स आते हैं। तो हम माउथ गैग जो है ना वो इंसर्ट करेंगे ताकि हम प्रिवेंट कर पाए टंग बाइट को। उसके बाद इलेक्ट्रोड को प्लेस करेंगे नॉर्मल सलाइन में ताकि उसको हम क्लीन कर पाए, या 25% बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में, या क्या करेंगे उसमें जेल अप्लाई करेंगे और जो भी हमने साइट पढ़ा था वहाँ पे हम प्लेस कर देंगे इलेक्ट्रोड को। जो भी हमारा वोल्टेज इंटेंसिटी और ड्यूरेशन होने वाला है ECT प्रोवाइड करने के टाइम पे उसको हम मॉनिटर कर लेंगे। और फिर जैसे ही हम ECT प्रोवाइड करेंगे तो हमें मॉनिटर करना है कि सीजर आ रहा है नहीं आ रहा है। और हमने पढ़ा था ना टोनिक और क्लोनिक को मॉनिटर करना है कि कितने देर तक चल रहा है टोनिक फेज़ और कितने देर तक क्लोनिक फेज़। एंड ड्यूरिंग ECT हमें 100% ऑफ ऑक्सीजन पेशेंट का होना चाहिए, ये चेक करते रहना है साथ में। और सीजर्स के टाइम पे हमें वाइटल्स असेस करने हैं, ECG लेना है, EEG लेना है, ऑक्सीजन सिचुएशन देखना। आप ध्यान रखना ECG और EEG दोनों अलग चीज़ें हैं। तो ये जो है ना हमारा EEG वो ब्रेन की एक्टिविटी को शो करता है और जो ECG है वो हार्ट के। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दोनों ही हमें चेक करना है। बाकी इन सारी फाइंडिंग्स को हमें रिकॉर्ड कर देना है और जो भी हमने मेडिसिन दिया है ये सबको रिकॉर्ड करना है। बाकी अब हम पढ़ेंगे पोस्ट प्रोसीजर केयर। हम 15 मिनट तक कम से कम वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे। O2 सप्लाई कंटिन्यूअस हम प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। और पोस्ट इक्टल कन्फ्यूज़न इसमें देखने को मिलता है। पेशेंट को हमेशा ECT के बाद कन्फ्यूज़न, ड्रॉजीनेस वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तो वो जो कन्फ्यूज़न होता है ना उसको हम पोस्ट इक्टल कन्फ्यूज़न बोलते हैं। और साथ में रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा पेशेंट को। ठीक है, तो पेशेंट हमें क्या इंश्योर करना है कि पेशेंट को ना कोई इंजरी नहीं हो। तो प्रिवेंट करना है हमको इंजरी से, तो साइड लाइन पोजीशन देना है ताकि जो भी उसके माउथ में सिक्रीशन हो सारे अपने आप एस्पिरेट होने से प्रिवेंट हो जाए। और जो फोर्थ इसमें मेडिसिन हम यूज़ करेंगे वो, अगर किसी पेशेंट को पोस्ट इक्टल्स कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हम IRB डाइजेपाम हम यूज़ करते हैं उस पेशेंट को। तो आपकी फोर्थ मेडिसिन कंप्लीट हो गई। और अगर उसके बाद जब भी पेशेंट को हम देखेंगे कि वो ओरिएंट हो रहा है, रिकवरी कर रहा है, तो हमें उसके कॉग्निटिव फंक्शन वगैरह को असेस करना है और डॉक्यूमेंट फाइंडिंग करना है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी कि एट्रोपिन, तो एट्रोपिन पहले हम ECT में इसलिए देते हैं ताकि पेशेंट की जो सेलिवेशन वगैरह है ना, जो भी सिक्रीशन वगैरह है वो डिक्रीज हो जाए। 3 चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी, उसमें ये है, फर्स्ट है मसल फैसिकुलेशन। मसल फैसिकुलेशन ये होता है, ये ट्रांजिएंट साइड इफेक्ट आता है जो कि सस्सिनाइल कोलिन जो हम मसल रिलैक्सेंट दे रहे थे ना उससे। तो इसमें 3 चीज़ें आती है। पहला होता है मसल फैसिकुलेशन, जो क्यों आता है, ये ना एक सस्सिनाइल कोलिन जो भी हमारे मसल रिलैक्सेंट है ना उसका साइड इफेक्ट ट्रांजिएंट आता है। ये अपर से लोअर की तरफ ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी पैरालाइज हो रही है। बाकी सेकंड हमारा आता है ब्लेफरोस्पाज्म। ब्लेफरोस्पाज्म में क्या होता है, जो जब भी हम ECT देते हैं ना पेशेंट को तो वो अपने आईलिड्स जो होता है ना उसको ट्विच कर लेता है, मतलब एकदम जोर से बंद कर लेगा अपने आंखों को या स्क्वीज़ कर लेगा, तो उसको हम ब्लेफरोस्पाज्म बोलते हैं। और थर्ड हमारा आता है बेबिंस्की रिफ्लेक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, जब ECT पेशेंट को दोगे ना तो वो अपने जो थंब है ना वो अपवर्ड कर लेता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना पीडियाट्रिक में कि बेबिंस्की रिफ्लेक्स कैसे आता है बच्चों में, तो पर ये क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल पेशेंट में बेबिंस्की रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। कब आएगा, जब ये क्लोनिक फेज जब हमारा रहेगा ना तब। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें, बाकी आई होप आपको ECT समझ आया होगा। थैंक यू।